नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग सभी को। युवा बूस्टर एकेडमी में बेटा आप लोगों का फिर से स्वागत है। हम फिर से आ गए हैं आपके साथ एक नया सेशन लेके। पिछले सेशन में आप लोगों ने पढ़ा था, मैंने करवाया था आप लोगों को महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी के बारे में बताया था। मोहम्मद गोरी भारत आया और भारत के अंदर उसने आक्रमण करा 1191 का एडी में। उसने तराइन का पहला युद्ध लड़ा और फिर दूसरे युद्ध में किसको हराया? पृथ्वीराज चौहान को। फिर 1194 में बेटे चंदावड़ का युद्ध हुआ जिसमें किसको? जयचंद को हराया गया। किसके द्वारा हराया गया बेटा? मोहम्मद गोरी के द्वारा। और अपने 4 गुलाम भारत के अंदर छोड़ गया और भारत के अलग अलग इलाके 4 गुलामों के पास दे दिए गए। जो दिल्ली था, दिल्ली किसको दिया गया? दिल्ली और लाहौर का एरिया कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया गया। काबुल और गंदार किसको दिया गया? यालदोज को दिया गया। ठीक है। और आखिरी एक गुलाम और था जिसका नाम क्या था? कुबाचा। और एक गुलाम और कौन थे? बख्तियार खिलजी थे। लेकिन इनमें जो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति था इनके गुलामों में, वो मोहम्मद गोरी किसको मानता था बेटा? कुतुबुद्दीन ऐबक को मानता था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की जब बोली लगी थी तो बहुत ज़्यादा बोली लगा के मोहम्मद गोरी द्वारा खरीदा गया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध व्यक्ति और बहुत ज़्यादा टैलेंटेड व्यक्ति था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये माना जाता है कि मोहम्मद गोरी ने बहुत ज़्यादा पैसे, बहुत ज़्यादा उस पर रुपये खर्च करके तब उसको खरीदा था। मेले से पहले क्या था बेटा? आधुनिक तकनीकें नहीं थी, तो उस समय अपना निजी काम करवाने के लिए गुलाम खरीदने पड़ते थे। गुलामों के मेले लगते थे और मेलों के अंदर से गुलामों को खरीदा जाता था। और ऐसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदा गया था। और ऐसे किसको खरीदा गया था? अपने क्या बोलते इसको? इल्तुतमिश को खरीदा गया था। तो हुआ क्या, जब भारत में 1206 के अंदर गोरी अपने गुलाम छोड़ के गया तो एक व्यक्ति को छोड़ के गया जो दिल्ली और लाहौर को संभालता था, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। ये कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली की गद्दे पे आ तो गया, लेकिन उसने वंश की स्थापना नहीं करी। क्योंकि कब छोड़ दिया था उसको? 1194 में वो दिल्ली आ गया था। उसको ये बोल दिया था कि भाई दिल्ली तेरे को संभालनी है, लेकिन वो ये कहता था मैं गोरी का गुलाम हूँ और गोरी का गुलाम ही रहूँगा, कभी भी राजा नहीं बनूंगा। लेकिन जब वापिस चला गया गोरी और 1206 के अंदर मृत्यु हो गई किसकी? गोरी की। उसके बाद मजबूरी में ऐबक द्वारा 1206 में कौन सा वंश शुरू किया गया बेटा? तो कौन सा वंश शुरू किया गया? गुलाम वंश शुरू किया गया। और वहीं से कौन सी सल्तनत चालू हो गई? अपनी दिल्ली सल्तनत चालू हो गई। तो अगर अपन बात करें दिल्ली सल्तनत की बेटा, तो दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल 1206 एडी से लेकर 1526 एडी तक है। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर 1226, यानी कि भारत के अंदर बाबर का आक्रमण हुआ था 1526 में, जिसे पानीपत का प्रथम युद्ध कहा जाता है। और प्रथम युद्ध में बाबर द्वारा किसको हराया गया था? इब्राहिम लोदी को हराया गया था। तो हुआ क्या बेटा, अगर दिल्ली सल्तनत की बात करें तो टोटल 320 वर्ष के लगभग कार्यकाल रहा था, राज करा था दिल्ली सल्तनत में अलग अलग वंशों ने। पहला वंश कौन सा था बेटा? गुलाम वंश। फिर गुलाम वंश के बाद कौन सा आया? खिलजी वंश। खिलजी वंश के बाद कौन सा आया? तुगलक वंश। तुगलक वंश के बाद कौन सा आया बेटा? सैयद वंश आया। और सैयद वंश के बाद कौन सा वंश आता है बेटा? तो लोधी वंश आता है। और लोधी वंश का लास्ट शासक कौन? इब्राहिम लोधी। और इब्राहिम लोधी किस युद्ध में मारा गया? पानीपत के प्रथम युद्ध में मारा गया, ऑन द स्पॉट युद्ध में। और इसी वजह से भारत के अंदर 1526 में कौन सा शासन स्थापित हो गया था? मुगल शासन। अब बात कर रहे हैं बेटा हम लोग किस चीज़ की? दिल्ली सल्तनत की। अब दिल्ली सल्तनत की बात कर रहे हैं तो दिल्ली सल्तनत में आपसे पूछेगा कि पहला वंश कौन सा था। तो पहला वंश अपने को कौन सा पढ़ना है? तो गुलाम वंश पढ़ना बेटा। कौन सा? गुलाम वंश पढ़ना है। स्लेव डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी। ठीक है बेटा। कार्यकाल पूछेगा आप लोगों से कब से कब तक था? तो 1206 से लेकर 1206 एडी से लेकर बेटा इसका कब तक रहा था? बताओ, 1320 था या फिर और डेट थी बेटा? तो कब तक कार्यकाल रहा था? तो याद रखना बेटा। बताएगा कोई बच्चा आप लोगों में से? है याद किसी को? 1320 था। कितना था बेटा? तो कितना था? 1290 एडी था बेटा। कितना था? 1290 एडी। 1320 तक क्या चला था? 1290 से खिलजी वंश चला था। ये मिस्टेक मत करना। तो गुलाम वंश बोला जाता दिल्ली के पहले वंश को। कौन सा वंश था? ये पहला वंश था। इसका बेटा एक और नाम है। क्या नाम बेटा इसका? एक और, इसे गुलाम वंश के अलावा ममलुक वंश भी बोलते हैं।
कौन सा वंश? ममलुक वंश भी बोलते हैं। और ममलुक वंश के अलावा बेटा इसे दास वंश भी कहा जाता है, दास वंश भी कहा जाता है। ये तीनों नाम बेटा किस वंश के हैं? तो गुलाम वंश के हैं। अब आप लोगों से एग्जाम में पूछेगा कि बेटा इस धर्म का फाउंडर, संस्थापक किसे कहा जाता है? तो अभी बताया बेटा आप लोगों को, स्टोरी बताई, तो संस्थापक किसे कहा जाता है? तो कुतुबुद्दीन कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है बेटा, याद रखना। कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कहा जाता है? तो संस्थापक कहा जाता। कौन से धर्म का? गुलाम वंश का। और ये गद्दी पर बैठा कौन सी गद्दी पर? दिल्ली की गद्दी पर। एग्जाम में पूछेगा बेटा इसका कार्यकाल कितना था? 1206 AD से लेकर 1210 AD तक कौन बैठा था गद्दी पर? तो कुतुबुद्दीन ऐबक बैठा था। याद रहे आप लोगों को एक डाटा ये भी कि गुलाम वंश के अंदर बेटा टोटल कितने शासक हुए हैं? तो 11 शासक हुए हैं। कितने शासक हुए बेटा? 11 शासक हुए हैं। और उनमें से सबसे पहला शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो 1206 से लेकर 1210 AD तक रहा। ये पूछा जाता आपके एग्जाम में कि ये गौरी का क्या था? तो गुलाम भी था और सिपला सहार भी था। सिपला सहार उस टाइम पे सेनापति का पद होता था बेटा, आर्मी चीफ होता था। तो ये क्या था? आर्मी चीफ था। किसका था बेटा आर्मी चीफ? तो मोहम्मद गौरी का। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसने कौन से धर्म की स्थापना कर दी? गुलाम वंश की। फिर इसने क्या करा बेटा? एक गुलाम खरीदा था। क्या खरीदा था? एक गुलाम खरीदा था, जिसकी सबसे ज्यादा बोली लगी थी, जिसका नाम था बेटा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश किसके द्वारा खरीदा गया था बेटा? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा खरीदा गया था। ये माना जाता जब इल्तुतमिश की बोली लगनी स्टार्ट हुई मेले के अंदर, तो इसकी बोली इतनी ज़्यादा पहुंच गई थी ऊपर तक कि लोगों ने इतने ज़्यादा बोली लगा दी थी इसकी कि बाज़ार ही बंद करना पड़ गया था। और फिर बाज़ार बंद करने के बाद इसको दिल्ली बुलाया गया था, और दिल्ली बुलाने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको ज़्यादा पैसे देकर खरीद लिया था, क्योंकि ये कद काठी में लंबा और अच्छी बॉडी वाला, और इसकी सुडौल बॉडी की वजह से और सुंदरता की वजह से लोग ज़्यादा प्रभावित हो गए थे। इस वजह से इसको बहुत ज़्यादा बोली लगी थी। कहाँ पर? बाजार के अंदर। किसकी? इल्तुतमिश की। यही कारण है कि भाई गुलाम वंश को गुलाम वंश कहा जाता है। इस वंश को क्या कहा जाता है? गुलाम वंश कहा जाता है। क्यों कहा जाता है गुलाम वंश? इसलिए कहा जाता है गुलाम वंश बेटा क्योंकि इसके 3 शासक, कौन से वंश के? गुलाम के 3 शासक जो मैन कहलाए। पहला कौन? ऐबक। पहला कौन बेटा? ऐबक। दूसरा कौन बेटा? तो दूसरा कौन? इल्तुतमिश। और बेटा तीसरा कौन? बलबन, जहीरुद्दीन बलबन। ये 3 मैन शासक थे जिन्होंने दिल्ली सल्तनत पर ज्यादा कार्यकाल अपना बिताया और मुख्य थे। तो इन्हीं वजह से, इन तीनों शासकों की वजह से इसको गुलाम वंश की संज्ञा दी जाती है। तो इल्तुतमिश किसके द्वारा खरीदा गया? गुलाम था किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का। ठीक है। और बाद में इसने अपनी लड़की की भी शादी इससे करती थी, ये दामाद भी था। फिर इसने क्या करा? इसको इल्तुतमिश को एक जगह है ग्वालियर, ग्वालियर का सूबेदार नियुक्त कर दिया। का सूबेदार नियुक्त कर दिया ग्वालियर का। फिर ग्वालियर के बाद का सूबेदार नियुक्त किया गया इसको बरन का। का बलन। बरन किसका पुराना नाम है बेटा? तो बुलंदशहर का पुराना नाम है। किसका नाम है? बुलंदशहर का प्राचीन नाम है बेटा, याद रखना। ठीक है, प्राचीन नाम है किसका? बुलंदशहर का। क्लास में कुछ बच्चे हो गए बेटा बुलंदशहर वाले, बताओ बेटा क्या नाम है बुलंदशहर का पुराना नाम? तो बरन। ठीक है। तो बरन के बाद फिर का गवर्नर बनाया गया इसको बदायूं का। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि इल्तुतमिश कहाँ का गवर्नर था, कहाँ का सूबेदार था? तो बेटा याद रखना बदायूं का था। ठीक, पहले ग्वालियर का बना, फिर बरन का बनाया गया। बरन बुलंदशहर का प्राचीन नाम है और उसके बाद बदायूं का बनाया गया। ठीक है,
याद रखना कहा था। अब एग्जाम में ये पूछा जाता है बेटा आप लोगों से, ऐबक द्वारा राजधानी कैपिटल कौन सी बनाई गई थी, इस वंश की राजधानी किसको बनाया गया था। तो बेटा इसका लाहौर से थोड़ा विशेष लगाव था, इसलिए इसने आरंभ में लाहौर को राजधानी स्थापित कर दी थी। राजधानी क्या कर दी थी, स्थापित कर दी थी, कौन से वाली, लाहौर। और बाद में 4 साल के बाद इसने दोबारा दिल्ली बना दी गई थी। ठीक है, तो याद रखना। तो कौन सी राजधानी बनाई गई थी इसके द्वारा, तो लाहौर बनाई गई थी। किसके द्वारा, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। और कौन खरीदा इसने, इल्तुतमिश खरीदा। इतना उतारो एक बार, नीचे फिर से पेज का मैं बेटा दोबारा लिख दूंगा, मैं उतार लो इसको अच्छे से, फिर साफ कर देता हूँ। अब देखो साफ कर देता हूँ इधर से। अब बेटा इसके टाइटल पूछे जाते एग्जाम में कि जो ऐबक था इसके पास कौन कौन से टाइटल यानी कि उपाधि धारण की हुई थी, किसने, ऐबक ने। तो पहली उपाधि की बात करें बेटा, तो पहली उपाधि इसको लाख बख्श कहा जाता था। लाख बख्श यानी कि बेटा लाखों का दान देने वाला क्या कहलाया, लाख बख्श कहलाया। दूसरी उपाधि क्या दी गई थी इसको बेटा, कुरान खा। कुरान खा, कुरान खा कहा जाता था। क्यों कहा जाता था बेटा इसको कुरान खा, ये माना जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था इसको कुरान के एक एक शब्द, एक एक वर्ड अपनी ज़बान से याद हुए थे, यानी कि कंठस्थ थे। यानी कि जो शब्द ये जितने भी कलमा होते थे कुरान के, वे सारे के सारे इसको क्या थे, याद थे, इसलिए इसको क्या बोला जाता था, कुरान खा। और फिर इसको एक उपाधि और दी गई थी बेटा जिसका नाम था आतिम द्वितीय। अरब का एक शासक था, उस ज़्यादा ये उदारवादी व्यक्ति था, उस जैसा इसको माना जाता है, उस जैसे इसके अंदर गुण थे आतिम जैसे, इसलिए इसको आतिम द्वितीय की उपाधि भी दी जाती बेटा। एक उपाधि और दी जाती बेटा इसको, इसके बाद दयालु शासक भी कहा जाता, दयालु शासक भी कहा जाता है किसको, ऐबक को। ये सारी उपाधियाँ किसकी बेटा, लाख बख्श, कुरान खा, आतिम द्वितीय, दयालु शासक, सारी किसकी बेटा, ऐबक की है। और ये क्वेश्चन बेटा लाख बख्श क्वेश्चन है, ये HSC SSC कई बार बेटा एग्जाम में पूछ चुकी है मल्टीपल टाइम्स, कौन से वाला, ये क्वेश्चन। ठीक है, और दयालु शासक भी बेटा कई बार सीजिल में आ चुका ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोगों को सारे की सारी उपाधियाँ, टाइटल्स वगैरह याद रखने किसके, ऐबक के, एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर एग्जाम में पूछा जाता है बेटा इसके बाद जो ऐबक है, क्या नाम है, ऐबक है, आप लोगों को दिख रहा होगा ऐबक शब्द। ऐबक का मीनिंग पूछा जाता है आपसे, मीनिंग क्या है। ठीक है, तो मीनिंग पूछे तो याद रखना, इसे शैडो ऑफ मून कहा जाता है, यानी कि चंद्रमा की परछाई। किसकी परछाई बेटा, चंद्रमा की परछाई। किसे कहा जाता है बेटा, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है चंद्रमा की परछाई। और चंद्रमा का देवता भी कहा जाता है, चंद्रमा का देवता भी कहा जाता है किसे, कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो ये सभी क्वालिटीज़ किसके अंदर थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के अंदर थी। उसके बाद बेटा कुतुबुद्दीन ऐबक 1210 में इसकी मृत्यु हो जाती है। क्यों हो जाती बेटा मृत्यु, पोलो खेलते टाइम, चौगान खेलते टाइम क्या हो जाती बेटा, इसकी मृत्यु हो जाती। 1210 AD के अंदर क्या हो जाती मृत्यु। क्यों होती बेटा, चौगान क्या होता है, एक खेल होता है जिसपे घोड़े के ऊपर बैठकर और एक छड़ी से एक बॉल को ऐसे टहलता, उसको टहल मतलब उसको क्या बोलते हैं उसको
उसको छड़ी को पकड़ के और उसको टहलाते टहलाते एक ओल में डालना होता है, किसको, उस बॉल को, उस छड़ी से, उसको चौगान बोला जाता है। ठीक है, तो पोलो खेलते वक्त ये घोड़े से गिर गया था, घोड़े से गिरते इसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, किसकी, कुतुबुद्दीन ऐबक की। कब, 1210 AD के अंदर। अब बात ये आई कि बेटा कि गुलाम वंश का अगला शासक कौन बने, इसका उत्तराधिकारी कौन था। तो कब मृत्यु होगी, 1210 में इसकी मृत्यु होगी। अब अगला शासक की बात आती है कि अगला शासक कौन बना जाए गुलाम वंश का। तो कई इतिहासकार, एक व्यक्ति था जिसका नाम था आराम शाह। कई इतिहासकार इसको इसका बेटा मानते हैं, कई इतिहासकार इसको कुतुबुद्दीन का क्या मानते हैं, गुलाम मानते हैं। किसको, आराम शाह को। किसको बेटा, आराम शाह को। तो अगला शासक कौन आता है बेटा, 1210 में, 1210 AD में अगला शासक आता है आराम शाह। आराम शाह, आराम शाह अगला शासक कौन था, आराम शाह। ये 7 महीने तक गद्दी पर रहा था। कितने महीने तक, 7 महीने तक। कितने महीने तक, सॉरी 7 नहीं 8 महीने तक। कितने महीने तक, 8 महीने तक दिल्ली की गद्दी पर बैठा कौन, आराम शाह। बेटा ये अयोग्य शासक था, इस वजह से इससे जनता भी परेशान थी। और फिर कौन था जो इसका गुलाम था, किसका, ऐबक का, जिसका नाम क्या था, इल्तुतमिश। और उसने क्या करा, आराम शाह के ऊपर क्या कर दिया, हमला कर दिया। और हमला कब किया, 1210 के बाद 1211 में किसके द्वारा हमला किया गया, इससे अगले ही साल 1211 AD में हमला किया गया किसके ऊपर, आराम शाह के ऊपर। किसके द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा। और उस हमले को किस नाम की संज्ञा दी गई, बैटल ऑफ जूड। यानी कि उसको जूड के युद्ध की संज्ञा दी गई। कब, 1211 में। किस किस के बीच में हुआ बेटा, ये एग्जाम में पूछेगा आप लोगों से, तो याद रखना, भी बताया था, आराम शाह और इल्तुतमिश। तो इसमें कौन जीता बेटा, इल्तुतमिश जीत गया। और कौन हार गया, तो आराम शाह हार गया। किस युद्ध में, तो जूड के युद्ध में। उसके बाद जो अगला शासक बनता है दिल्ली सल्तनत का, वो एक उदारवादी व्यक्ति था जिसका नाम था इल्तुतमिश, जिसको एक्चुअल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत बोला जाता है, जिसका नाम क्या था, इल्तुतमिश। दिल्ली का वास्तविक संस्थापक किसे कहा गया, इल्तुतमिश को कहा गया। ठीक है, ये उदारवादी व्यक्ति था, ना तो ज़्यादा करोड़ था, ना ही दयालु था, बीच का न्यूट्रल व्यक्ति था ये। देखो अब आगे चलते, अब इल्तुतमिश के बारे में पढ़ेंगे। तो इतना तो समझ में आ गया होगा बेटा ऐबक के बारे में। देखो अब बात आती है किसकी, इल्तुतमिश की। देखो एक्चुअल इल्तुतमिश तमिश बेटा कार्यकाल पूछेगा आप लोगों से, इल्तुतमिश का कार्यकाल क्या था। 1211 AD से लेकर 1236 AD तक किसने राज कराया था, तो इल्तुतमिश द्वारा राज किया गया था। कहाँ पर, दिल्ली की गद्दी पर। अब देखो इसे बेटा एक्चुअल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता, वास्तविक संस्थापक कहा जाता किसे, तो इल्तुतमिश को। ठीक है,
उसके बाद बेटा आप लोगों से पूछेगा इल्तुतमिश राजा बनने से पहले कहाँ का गवर्नर था। तो अभी बात बताई थी बेटा, कहाँ का था, ग्वालियर का था। ग्वालियर के बाद बरन का बना गया। बरन किसका पुराना नाम है, बुलंदशहर का है। और बुलंदशहर के बाद कहाँ का बनाया गया, तो बुलंदशहर के बाद कहाँ का बनाया गया था बेटा, बताओ। तो बंदायूं का बनाया गया था, अभी बताया था क्लास में, ठीक है। तो याद रखना, ये बंदायूं का क्या था, सूबेदार था, गवर्नर था, और सबसे ज़्यादा बोली में इसको खरीदा गया था। और जब इसकी बोली लगी तो क्या हो गया था बेटा, बाजार बंद हो गया था। इतिहासकार ये मानते क्योंकि ये बहुत सुंदर और कद काठी से बहुत ज़्यादा ताकतवर माना जाता था, किसको, इल्तुतमिश को। अब देखो, वास्तविक संस्थापक हो गया दिल्ली सल्तनत का। अब इसने क्या करा बेटा, एग्जाम में पूछा जाता है, इसने क्या करा आगे देखो, ठीक है। इसने 2 कॉइन्स चलाई, कॉइन्स सिक्के चलाए बेटा, क्या चलाए, सिक्के चलाए, सिक्के, जिसमें एक कॉइन्स का नाम था टका, जो बेटा सिल्वर का था। किस धातु का बना हुआ था, सिल्वर यानी कि चांदी का। और दूसरा कॉइन्स चलाया बेटा, जित्तल चलाया इसने। कौन सा कॉइन्स चलाया, जित्तल। कौन सा कॉइन्स चलाया, जित्तल। जित्तल, जित्तल किसका था बेटा, तो किसका था बेटा, तांबे का था। किसका था, तांबे का था, ब्रोंज। तो 2 कॉइन्स चलाए गए किसके द्वारा बेटा, इल्तुतमिश के द्वारा। किस किस का, कॉपर, कॉपर का, सॉरी हाँ कॉपर का, क्या कॉपर का कौन सा था बेटा, जित्तल था। और तांबे का क्या था, कॉपर का क्या था, जित्तल था। और चांदी का क्या कॉइन चलाया, सिल्वर चलाया। इसके कार्यकाल में बेटा आपसे पूछा जाएगा, एक व्यक्ति आया था भारत में जिसका नाम था 1221 में, जिसका नाम था बेटा चंगेज खान। चंगेज खान, चंगेज खान, चंगेज खान भारत आया कब, 1221 में। हुआ क्या था बेटा, एक जगह तुर्कमेनिस्तान, और वहाँ पर ख्वारिज्म जगह, ख्वारिज्म में एक शासक राज करता जिसका नाम था मोहम्मद। क्या नाम था बेटा, मोहम्मद। और मोहम्मद का एक लड़का था जिसका नाम था, क्या नाम था, जलालुद्दीन मकबरनी। अब हुआ क्या, उस जलालुद्दीन मकबरनी को ये माना जाता है, इतिहासकार ये मानते चंगेज खान का जो भाई था, चंगेज खान के भाई की हत्या कर दी थी जलालुद्दीन मकबरनी के। और जलालुद्दीन मकबरनी ने हत्या करने के बाद वो चंगेज खान से बच के भागते हुए कापरा पहुंचा था, इंडिया पहुंचा था। और उसे पता चल गया था कि भारत के अंदर गुलाम वंश बहुत अच्छे से पनप रहा है, ठीक है। और उसकी प्रसिद्धि अच्छी मानी जाती थी उस समय, किसकी, गुलाम वंश की। इसलिए वो सिंध पूछा भारत के अंदर, कौन, जलालुद्दीन मकबरनी सिंध पूछा। और सिंध पूछते ही उसने एक संदेश वाहक को भेजा, संदेश देके किसके पास, इल्तुतमिश के पास, कि मैं महान शासक ख्वारिज्म का क्या हूँ, क्या हूँ, पुत्र हूँ। और मैं आपसे मदद मांगने की क्या कर रहा हूँ, उगार कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे मदद चाहिए। किससे बचने के लिए, चंगेज खान से बचने के लिए। अगर आप मेरी सहायता कर दो तो आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी, मैं ख्वारिज्म के महान शासक का पुत्र हूँ। इल्तुतमिश बोला, अरे वाह क्या बात हो गई, ठीक। और तुम ख्वारिज्म के महान शासक के, और महान शासक के पुत्र होने के बाद भी मुझ जैसे छोटे शासक से क्या मांग रहे हो, मदद मांग रहे हो। इस वजह से, और इल्तुतमिश को यह भी पता था कि भाई किसका बदला लेने, इसके पीछे कौन आ रहा है, भारत, चंगेज खान आ रहा है। और उसे ये पता था चंगेज खान कुछ भी कर सकता था, क्योंकि उस समय सबसे ज़्यादा शक्तिशाली किसको माना जाता था, चंगेज खान को माना जाता था। इसने ईरान के अंदर बहुत ज़्यादा लोगों की हत्या कर दी थी, किसने, चंगेज खान ने। चीन के अंदर कत्लेआम कर दिया था, 4 फुट का आदमी था। ये समयनिष्ठवादी व्यक्ति था, क्या था बेटा, समयनिष्ठवादी व्यक्ति बोलते थे। क्या धर्म था इसका, समयनिष्ठवादी। बाद में ये क्या बना था, मुस्लिम बना था। समयनिष्ठवादी उसको बोला जाता है जो बौद्ध धर्म से कुछ बिगड़े हुए लोग होते थे। बिगड़े हुए लोग
बौद्ध धर्म को छोड़ के चले जाते तो उनको समनिष्ठवादी बोलते थे। ठीक है, तो समनिष्ठवादी था, बाद में ये क्या बन गया था, मुस्लिम बन गया था। तो इसने क्या करा था, ईरान के अंदर बहुत ज़्यादा बेटा कत्लेआम कर दिया था, किसने, चंगेज खान ने। और किसका पीछा करते हुए आया था, तो जलालुद्दीन मकबरनी का। अब जलालुद्दीन मकबरनी का कौन पीछा करते हुए आया, ये लिख लेना, जलालुद्दीन मकबरनी। और बात पूछा तो इल्तुतमिश ने क्या करा, जो संदेश वाहक था उसका शीश काट दिया गया, और शीश काट के उस संदेश को वहीं पर खत्म कर दिया गया, और बोला गया कि मैं तेरी कोई सहायता नहीं करूंगा। न्यूट्रल रहा कौन, इल्तुतमिश, ना तो किसकी सहायता करी, चंगेज खान की सहायता करी, और ना इसकी सहायता करी, क्योंकि उसे पता था अगर इसने इसको क्या दे दी, पनाह दे दी, किसको पनाह दे दी, जलालुद्दीन मकबरनी को पनाह दे दी, इसका नतीजा खुद भी कुछ भी हो सकता है, इससे चंगेज खान से युद्ध भी करना पड़ सकता है, क्योंकि उस समय का बहुत शक्तिशाली शासक था बेटा, पूरा चीन, मंगोलिया, एशिया, मध्य एशिया के अंदर इसका नाम से लोग, वहाँ की जो राजा होते थे कांपते थे, क्योंकि बहुत खतरनाक व्यक्ति था। 4 फुट की हाइट थी इस व्यक्ति की, सिर्फ कितनी हाइट थी, 4 फुट की। ये कई इतिहासकार तो ये भी बोलते हैं कि 4 फुट की हाइट थी इस व्यक्ति की, और 4 फुट की हाइट होने की बाद भी इसने क्या करा था, 4 फुट से जितने भी लोग ज़्यादा हाइट के थे उनको सबको कटवा दिया था, किसने, चंगेज खान को। और ये भी माना जाता चीन का हर 9वां 10वां व्यक्ति इसका वंशज है, किसका, चंगेज खान का। ठीक है, कई लोग तो ये भी बोलते हैं इतिहास में, कई इतिहासकार, उनके तथ्यों को तर्क नहीं मिलते, कुछ तर्क ऐसे भी नहीं जिनको हम नहीं मान सकते, कई अतिशयोक्ति भी हो सकती। ये भी माना जाता है कि विश्व में 80% डीएनए इसके डीएनए से मैच होता है, किसके, चंगेज खान से। हुआ क्या था बेटा, देखिए याद रखना, जो सबसे पहला व्यक्ति था वो सिकंदर था, जिसको सिकंदर महान समझा जाता था। ठीक है, उसके बाद कौन था, इसके बाद कौन आया व्यक्ति जिसने भारत के अंदर कत्लेआम किया, सिकंदर ने भी कत्लेआम किया था। बेटा कत्लेआम करने से कोई महान शासक नहीं बनता, ठीक है, कत्लेआम करने से कोई महान शासक नहीं बनता। और एक बात ध्यान रखना, जो पहले वाला था और पहले वाले से जो बाद वाला व्यक्ति था उसने सबसे ज्यादा कत्लेआम किया था। सिकंदर के बाद कौन आया बेटा, चंगेज खान आया। कौन आया, चंगेज खान आया भारत, चंगेज खान आया। इसके बाद कौन आया भारत में, तैमूर लंग आया। कौन आया, तैमूर लंग आया। ये 3 शासक थे जिन्होंने भारत में क्या किया था, कत्लेआम किया था। ठीक है, ये कत्लेआम होने की वजह से इनको हम लोग इनको महान शासक थोड़ी बोल सकते। महान शासक उस व्यक्ति को बोला जाता जो उदारवादी व्यक्ति होता है, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य था, सम्राट अशोक था। सम्राट अशोक ने धमकी नीति अपना ली थी बौद्ध धर्म में। क्यों अपनाई थी, क्योंकि उसने क्या कर लिया था, शांति का मार्ग चुन लिया था। और फिर भी अखंड भारत के अंदर किसी भी शासक की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अशोक के साम्राज्य पर क्या करते, आक्रमण करते, कि अशोक ने क्या कर दिया था, हथियार त्याग दिए थे। और फिर भी किसी शासक की इतनी हिम्मत नहीं थी कि अशोक के ऊपर क्या करते, आक्रमण करते, क्योंकि उन शासकों को पता था इन हाथों ने हथियार त्यागे हैं लेकिन चलाना नहीं भूले, अशोक कुछ भी कर सकेगा, इसलिए उसको महान शासक बोलते थे। तो कत्लेआम से किसी को हम महान शासक नहीं बोल सकते, ये बस अपने इतिहास की विडंबना है, कुछ भी कह सकते हैं आप, अतिशयोक्ति भी कह सकते, कुछ भी बोल सकते हो, जिनकी वजह से सिकंदर को महान समझा जाता था। देखो आगे, तो जलालुद्दीन मकबरनी का पीछा करते हुए आया और भारत ने इसको पनाह नहीं दी इल्तुतमिश ने, और जिसकी वजह से चंगेज खान सिंध के अंदर से ही वापिस लौट गया, कहाँ पर, मंगोल के अंदर। मंगोल का शासक था बेटा, चाइना के ऊपर एक देश पड़ता मंगोलिया, वहाँ का शासक कौन था, चंगेज खान था, याद रखना। इतना उतारो बेटा, फिर आगे चलते। अच्छे से समझा दिया मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को। आगे चले बेटा, कर दे साहब। देखो अब इसके बाद क्या किया इसने, इसके बाद बेटा
इसने इसे मकबरा शैली का जनक कहा जाता, जनक कहा जाता। फादर ऑफ टॉम्ब स्टाइल। तो क्या कहा जाता है, मकबरा शैली का बेटा तो जनक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि मकबरा शैली का निर्माण सबसे पहले इसी व्यक्ति द्वारा करवाया गया था। ये जो मकबरा बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक का, मृत्यु कब हुई थी बेटा? 1210 में हुई थी। उसका मकबरा कहाँ पर बनाया गया था, ये नोट कर लेना पॉइंट बेटा, मैं लिखवाना भूल गया था। तो ऐबक का मकबरा कहाँ पर बनाया गया था? तो लाहौर में था। उसका लाहौर से विशेष लगाव था, इसलिए उसका मकबरा कहाँ पर बनाया गया था? लाहौर में। और किसके द्वारा बनवाया गया था? इल्तुतमिश के द्वारा बनवाया गया था। तो इल्तुतमिश क्या था भाई? मकबरा शैली का जनक कहा जाता है। इसको मकबरा शैली का क्या था? ज्ञान था कि उसको, इल्तुतमिश को। अब हुआ क्या, इसने मकबरा बनवाया जिसे सुल्तानगढ़ी का मकबरा कहते हैं। सुल्तानगढ़ी का मकबरा, सुल्तानगढ़ी का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया बेटा? सुल्तानगढ़ी टॉम्ब किसके द्वारा बनवाया गया? तो इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया। ये किसका मकबरा था? एग्जाम में पूछा जाता है आपसे, विशेष ध्यान रखना है। ये मकबरा बेटा इसके बेटे का था, जिसका नाम था गयासुद्दीन महमूद। तो गयासुद्दीन महमूद का मकबरा किसने बनवाया था बेटा? इल्तुतमिश ने बनवाया था। ठीक है, तो देखो कैसे बनवाया। हुआ क्या बेटा, दो जगह है जिसका नाम है बंगाल और बिहार। बंगाल और बिहार, वहां पर एक व्यक्ति ने विद्रोह कर दिया था। किसने विद्रोह कर दिया था? एक व्यक्ति ने विद्रोह कर दिया था। ठीक है, क्या कर दिया था? विद्रोह। और किसके द्वारा? गयासुद्दीन द्वारा इन दो एरियो पर क्या कर दिया गया? विद्रोह कर दिया गया। तो इसने क्या करा, इल्तुतमिश ने एक व्यक्ति को भेजा, जिस व्यक्ति का नाम था अलाउद्दीन जानी। क्या नाम था बेटा? अलाउद्दीन जानी। अब अलाउद्दीन जानी सेना लेके पहुंचा दिल्ली से, कहाँ पर? बंगाल के अंदर पहुंचा। तो गयासुद्दीन नुलैर में क्या करा था? मैंने तो कुछ किया ही नहीं। यहाँ पर क्या बन गया? ये दुबक के बैठ गया, बोला कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, किसी को कुछ बोला ही नहीं, ये तो अफवाह फैलाई हुई किसी ने। मैं तो इल्तुतमिश का समर्थक हूँ, आज भी उसको मानता हूँ, मैं उसका विद्रोह क्यों करूँगा? ठीक है, ये बात किसके द्वारा बोली गई? गयासुद्दीन द्वारा। तो सेना वापस चलेगी। सेना वापस जाते ही फिर अपने फॉर्म में आ गया। कौन? गयासुद्दीन। फिर बोला मेरे से डर के भाग गई। कौन भाग गया? अलाउद्दीन जानी मेरे से डर के भाग गया। इल्तुतमिश के अंदर इतना साहस नहीं है कि मुझे रोक सके। किसको रोक सके? मुझे रोक सके। तो अब की बार इल्तुतमिश ने अपने पुत्र को भेजा। किसको भेजा? अपने पुत्र को, जिसका नाम क्या था बेटा? तो क्या नाम था? नसीरुद्दीन। सॉरी, क्या लिख दिया यहाँ पर? गयासुद्दीन लिख दिया क्या? सॉरी, नसीरुद्दीन आएगा बेटा। सॉरी, माफ़ी मांगता हूँ आप लोगों से। नसीरुद्दीन। क्या नाम था बेटा? नसीरुद्दीन महमूद। तो नसीरुद्दीन महमूद को भेजा कब? 1200, ये बात कब है? 1225-26 AD की बात है। तो नसीरुद्दीन महमूद को भेजा, तो महमूद इस विद्रोह का पतन करके वापस जब दिल्ली लौटा तो बीमार हो गया, बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। और बीमार होने की वजह से किसकी मृत्यु हो गई? नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो गई। और मृत्यु होने की वजह से ये माना जाता है कि इल्तुतमिश भी बीमार हो गया, क्योंकि पुत्र प्रेम में इसकी भी तबीयत डाउन होती चलेगी। किसकी? इल्तुतमिश की। ये माना जाता है कि इल्तुतमिश का थोड़ा विशेष लगाव किससे था? नसीरुद्दीन महमूद से था। ठीक है, और इसी का मकबरा सुल्तानगढ़ी का मकबरा कहलाता है। और इसी की मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने करवाया था, जिसे सुल्तानगढ़ी का मकबरा भी कहा जाता है। तो याद रखना बेटा, कब की बात है ये? 1225-26 की बात है। किसके द्वारा बनवाया गया था? तो इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया था।
ठीक है। फिर उसके बाद बेटा आगे देखो, आगे देखो, साफ कर दे उधर वाला, देखो। हाँ बेटा सॉरी, चंगेज खान का अगर असली नाम पूछ ले तो तेमुजिन था। क्या नाम था? तेमुजिन, लिख लेना। अब देखो आगे, थोड़ा आगे चलते हैं। इसके बाद देखो क्या किया। इसके बाद बेटा इसे पता था कि भाई राज्य के अंदर अगर मुझे अच्छा शासक वगैरह बनना है, अच्छा उदारवादी बनना है, तो मुझे कुछ ना कुछ नीतियाँ या कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा जिसमें मैं सफल हो सकूं। तो इसने एक संगठन का निर्माण किया जिसे कहा गया तुर्कान ए चहलगान। तुर्कान ए चहलगान, तुर्कान ए चहलगान। ये बेटा एक 40 सरदारों का संगठन था। कितने सरदारों का? 40 सरदारों का। तो इसने क्या करा, 40 सरदार, 40 अमीरों को इकट्ठा करके एक संगठन बना दिया। यानी कि राज्य में जितने भी अमीर व्यक्ति थे, जितने भी प्रसिद्ध व्यक्ति थे, उनको अपने एक संगठन में शामिल कर लिया 40 सरदारों के अंदर। अगर राजा के बाद कोई भी काम करना है तो इनकी आज्ञा से होगा। और इल्तुतमिश ने क्यों बनाया? क्योंकि ये पावरफुल थे, इनके पास पैसा था, सब कुछ था। ठीक है। अगर कभी भी किसी चीज़ की, किसी युद्ध की, किसी भी नीति के लिए अगर जरूरत पड़ती थी तो इन 40 सरदारों से सलाह लेता था। कौन? इल्तुतमिश, या कोई भी शासक होता था। इसका निर्माण किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने करवाया था। और कितने थे? 40 सरदार थे। एक व्यक्ति का नाम लूंगा बेटा भी, एक करेक्टर का, आगे जाके आपको उसके बारे में पढ़ना है, जिसका नाम था बलबन। क्या नाम था बेटा? बलबन। वो बलबन गुलाम भर्ती हुआ था। क्या भर्ती हुआ था बेटा? गुलाम भर्ती हुआ था। वो घोड़े की लीड उठाने के लिए भर्ती किया गया था। यानी कि जो घोड़ा होता था, घोड़े का गोबर उठाने के लिए किसको भर्ती किया गया था? बलबन को। और आगे जाकर बेटा वो क्या बना था? बहुत बड़ा राजा शासक बना था दिल्ली सल्तनत का। तो शासक बना कौन? बलबन। 4 फुट का आदमी माना जाता है। किसको? बलबन को। ये माना जाता है कद काटने में छोटा था, लेकिन जो उसका शरीर था उससे वो क्या था? स्वस्थ और पूरा हेल्दी था वो। ठीक है। यानी कि उसका गात क्या था? बहुत हैवी और हेल्दी था। कौन? बलबन। तो इल्तुतमिश ठीक प्रकार, इल्तुतमिश क्या था? अपना नॉर्मल इंसान था, न्यूट्रल था, ना ही तो क्रूर था न ही दयालु था, बीच का व्यक्ति था। उसने दया दिखाकर किसको खरीद लिया? बलबन को खरीद लिया था। और वो घोड़े की गोबर उठाने के लिए लाया गया था उसको। ठीक है। उसके बाद प्रमोशन करता करता कहाँ पर पहुंच गया था? वो 40 सरदारों के अंदर पहुंच गया था। यहाँ पर एक व्यक्ति वो भी था। कौन? जहीरुद्दीन बलबन। ठीक है। अब देखो, तुर्कान ए चहलगान किसने बनाया? तो इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया। उसके बाद बेटा इसने क्या करी? राजधानी क्या थी बेटा? राजधानी क्या थी दिल्ली की? कैपिटल क्या थी? तो कैपिटल क्या थी बेटा? लाहौर थी। क्या थी? लाहौर। तो इल्तुतमिश बेटा लाहौर से राजधानी कहाँ ले गया बेटा? दिल्ली ले गया। कहाँ ले गया? तो दिल्ली ले गया। तो राजधानी स्थानांतरित किसने कर दी? इल्तुतमिश ने कर दी। तो एग्जाम में पूछे तो इल्तुतमिश की राजधानी क्या थी? तो दिल्ली थी। और ऐबक की राजधानी क्या थी? लाहौर थी। ऐबक का मकबरा कहाँ था? लाहौर के अंदर था। किसने बनवाया था? इल्तुतमिश ने बनवाया था। सुल्तानगंज का मकबरा किसने बनवाया था? इल्तुतमिश ने बनवाया था। क्यों बनवाया था? क्योंकि नसीरुद्दीन महमूद बीमार हो गया था, उसकी मृत्यु के बाद ये बना गया। लेकिन नसीरुद्दीन महमूद बीमार क्यों हुआ? क्योंकि बंगाल बिहार के विद्रोह में आते टाइम वो क्या हो गया था? उसकी तबीयत डाउन हो गई थी, जिसकी वजह से वो क्या हो गया बेटा? बीमार हो गया। उसके बाद साफ कर देता हूँ बेटा, आगे देखो। एक युद्ध भी पूछा जाता है बेटा आप लोगों से, एग्जाम में आएगा। थर्ड बैटल ऑफ तराइन। तराइन का तीसरा युद्ध। तीसरा युद्ध। तो तराइन का कौन सा युद्ध बेटा? तीसरा युद्ध।
तो मैंने 2 युद्ध करवाए थे आप लोगों को बेटा, 1191 में, 1192 में। 1191 का जो युद्ध था बेटा, उसमें कौन जीता था? तो पृथ्वीराज चौहान जीता था। ठीक है। फिर 1192 का युद्ध हुआ दूसरा, गौरी और किसके बीच में हुआ था बेटा? तो चौहान के बीच में। जिस युद्ध में कौन हार गया था बेटा? चौहान हार गया था। और चौहान हारने के बाद दिल्ली के अंदर कौन सी सत्ता स्थापित हो गई थी? तो दिल्ली के अंदर बेटा कौन सी सत्ता स्थापित हो गई थी? मुस्लिम सत्ता स्थापित हो गई थी। अब हुआ क्या, उसके बाद गौरी द्वारा, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, कुछ प्रांत दे दिए गए थे, एरिया बांट दिए गए थे अपने गुलामों के अंदर, और उनमें एक व्यक्ति था, एक गुलाम था, जिसका नाम क्या था? यालदोज। यालदोज काबुल, किसका? काबुल और कंधार का क्या था एरिया, किसको मिला हुआ था? यालदोज को मिला हुआ था। तो यालदोज ने सोचा कि भाई आराम से मर चुका है, गद्दी पर कौन बैठ चुका है? इल्तुतमिश के ऊपर तू हमला कर दे, उसको हरा कर तू दिल्ली की गद्दी हड़प ले, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा प्रसिद्ध जो एरिया था वो कौन था? दिल्ली का था, क्योंकि जो दिल्ली पर राज करेगा पूरे भारत पर राज करेगा। ठीक है, क्योंकि मेन जगह क्या थी बेटा? उस समय दिल्ली थी। ठीक है, तो तभी तो इसका नाम क्या दिया गया? दिल्ली सल्तनत। तो हुआ क्या बेटा, फिर 1215 के अंदर, ये डेट याद रखना, 1215 के अंदर थर्ड बैटल ऑफ तराइन हुआ। ठीक है, थर्ड बैटल ऑफ तराइन, तराइन का तीसरा युद्ध किस किस के बीच में? देखो, इल्तुतमिश और दूसरा व्यक्ति कौन? यालदोज, दोनों के बीच में हुआ। इस युद्ध में इल्तुतमिश जीत गया और यालदोज हार गया। तो यालदोज का वहीं पर खात्मा खत्म कर दिया गया, किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा, ताकि आगे आने वाले समय में भी ये परेशान ना करे। कौन? यालदोज। ठीक है, तो तराइन का बेटा तीसरा युद्ध भी आप लोगों को क्या करना है? याद रखना। आप पूछेंगे, आगरा के अंदर बेटा इसने न्याय का घंटा लगवाया था। आगरा के अंदर न्याय का घंटा किसके द्वारा लगवाया गया था बेटा? तो इल्तुतमिश द्वारा लगवाया गया था। याद रखना, क्या लगवाया गया था? इल्तुतमिश द्वारा न्याय का घंटा लगवाया गया था। 2 चीजें बेटा, एक न्याय की जंजीर है और एक न्याय का घंटा है। अगर न्याय के घंटे की बात आती तो इल्तुतमिश, अगर न्याय की जंजीर की बात आती है तो कौन? जहांगीर। याद रखना, कभी कंफ्यूज हो जाओ, क्वेश्चन में एग्जाम में कंफ्यूज होते बहुत ज्यादा बच्चे। तो आगरा का घंटा कौन? इल्तुतमिश, और न्याय की जंजीर कौन? जहांगीर। ठीक है, उसके बाद देखो बेटा, उसके बाद क्या करवाया गया था इसके द्वारा? आगरा के अंदर न्याय का घंटा लगवाया। उसके बाद इसके बेटा कितने पुत्र थे? एक तो इसकी लड़की थी जिसका नाम क्या था? रजिया सुल्तान था। और कौन था? एक इसका लड़का था जो सबसे बड़ा रखता था, रुकनुद्दीन फिरोज शाह। और फिर एक लड़का और था जिसका नाम था महराम शाह। तो 3 थे ये, बहराम शाह और कौन? रुकनुद्दीन फिरोज और रजिया सुल्तान और कौन? क्या नाम था इसका? नसीरुद्दीन महमूद। तो 3 पुत्र, एक लड़की थी नसीरुद्दीन के, इसके साथ विशेष प्रेम था। नसीरुद्दीन की डेथ हो चुकी थी। उसके बाद कौन? अपने रुकनुद्दीन फिरोज है, बहराम शाह है और रजिया सुल्तान है। रजिया सुल्तान आगे पढ़ाएंगे क्या योगदान था उसका विशेष। ठीक है, उसका स्पेशल, आपको स्पेशल उसके बारे में जानकारी बताएंगे आप लोगों को। देखो, ये आगे चलते, 1 मिनट उतार लो इसको इतना। अब देखो बेटा, आगे चलते हैं। देखो, साफ कर देता हूं मैं कहाँ पर कपड़ा। आगे एग्जाम में पूछेगा आप लोगों से, देखो इसने क्या करा था बेटा? सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखना क्या करा था? कंपलसरी करा था बेटा। क्या? टकसाल का नाम लिखना
कंपलसरी कराया था। 2 प्रकार के सिक्के होते थे, जितल और क्या नाम था बेटा, टका। तो दोनों के ऊपर क्या करा था बेटा इसने, सिक्कों के ऊपर टकसाल का नाम होना बहुत बहुत जरूरी था। ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो इल्तुतमिश से। तो फिर इसके बाद इसने क्या करा बेटा, जो एक प्रथा चलाई थी जिसे इक्ता बोला जाता था, इक्ता या इक्तेदारी। इक्ता बेटा एक जमीन का टुकड़ा होता था, क्या होता था, जमीन का टुकड़ा जो सैनिकों को दिया जाता था। किसको दिया जाता था, सैनिकों को। क्या करा इसने, युद्ध में जो सैनिक युद्ध लड़ते थे उनको बेटा वेतन की जगह इसने जमीन का टुकड़ा देना शुरू कर दिया। किसने, इल्तुतमिश ने। एग्जाम में पूछेगा इक्तेदारी प्रथा किसके द्वारा चलाई गई, तो इल्तुतमिश द्वारा चलाई गई थी। ठीक है, तो इल्तुतमिश ने इक्ता प्रथा का प्रचलन किया था। इसमें कोई भी सैनिक होता था, अगर युद्ध के मैदान में वो लड़ता था और युद्ध के मैदान में जीतने के बाद उसको क्या दिया जाता था, वेतन के बदले इक्ता दिया जाता था, एक जमीन का छोटा सा टुकड़ा दिया जाता था। किसके बदले, वेतन के बदले। ठीक है, फिर अगला चीज क्या पूछेगा, एक दरवाजा है, अतारकिन का दरवाजा, याद रखना, अतारकिन का दरवाजा। कौन से वाला, जोधपुर का अतारकिन का दरवाजा बनवाया। कहाँ पर, जोधपुर वाला अतारकिन का दरवाजा बनवाया। याद रखना बेटा, अतारकिन के 2 दरवाजे हैं, एक नागौर के अंदर है, एक कहाँ पर है, जोधपुर के अंदर है। लेकिन ज़्यादा विशेष कौन सा, नागौर वाला है। लेकिन इल्तुतमिश से यही पूछा जाता है कि जोधपुर के अंदर अतारकिन का दरवाज़ा किस द्वारा बनवाया गया था, तो किसके द्वारा बनवाया गया था, जोधपुर का इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया था। उसके बाद देखो बेटा, इसका कार्यकाल में बेटा एक राइटर होता था, एक पोइट था, ठीक है, राज दरबारी पोइट, जिसका नाम था बेटा मिराज उस सराज। क्या नाम था, मिराज उस सिराज। मिराज उस सिराज, मिराज नहीं, सॉरी, मिनहाज उज सिराज। ये राइटर था किसके कार्यकाल के दौरान बेटा, एक पोइट था। क्या था, पोइट, कवि था, राज दरबारी कवि था, किसका, इल्तुतमिश का, जिसका नाम क्या था, मिनास उज सिराज। इसने एक पुस्तक लिखी थी बेटा जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, नेट के एग्जाम में भी आ चुकी है, आपके एचएससी वाले कई एग्जामों में पूछी जा चुकी है, एसएससी में भी आ चुकी है, जिसका नाम था तबकात ए नासिरी। याद रखना, तबकात ए नासिरी। तबकात ए नासिरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी बेटा, तो मिनास उस सिराज के द्वारा लिखी गई थी। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, देखो आगे देखो, इतना उतारो एक बार, फिर साफ कर देता हूँ, आगे बढ़ते। देखो, अब हुआ क्या बेटा, इल्तुतमिश यह माना जाता है अपने कार्यकाल के दौरान ही इसने अपना मकबरा बनवा लिया था। ठीक है, क्या बनवा, इल्तुतमिश का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया, तो इल्तुतमिश ने बनवाया था खुद का। तो किसने बनवाया, इल्तुतमिश ने। ठीक है, मरने से पहले इसने मकबरा बनवा दिया आपका, और मकबरा मरने के बाद लोगों ने उस मकबरे में इसको दफना दिया गया, इल्तुतमिश का मकबरा। एग्जाम में पूछे कहाँ पर है बेटा, तो दिल्ली के अंदर है। कहाँ पर है, दिल्ली के अंदर है। लाहौर के अंदर किसका है,
तो याद रखना लाहौर के अंदर किसका है मकबरा, तो ऐबक का। तो मकबरा कहाँ पर इसका, दिल्ली के अंदर। अब हुआ क्या बेटा, मैंने एक बात बोली थी कि 1225-26 में विद्रोह हुआ बंगाल और बिहार के अंदर। विद्रोह को दबाने के लिए कौन पहुंचा, अलाउद्दीन जानी। अलाउद्दीन जानी वापस लौट आया क्योंकि गयासुद्दीन ने क्या कर दिया था, उसको क्या कर दिया था, उसको क्या कर दिया था, संतुष्ट कर दिया था कि ये बोला कि भाई मैं तो कोई युद्ध नहीं लड़ना चाहता, ना मैंने कोई ऐसा कुछ शब्द कहे किसके बारे में, इल्तुतमिश के बारे में, ये तो बेफिजूल की क्या है, अफवाहें हैं। ये बात किसने बोल दी, गयासुद्दीन ने। अपना अलाउद्दीन आ गया। अलाउद्दीन आते ही बाद में सनी देओल बन गया। कौन, गयासुद्दीन। नूला मेरे से इल्तुतमिश डर गया, मेरे से सेना डर के वापस भाग गई। इस बात का पता किसको चला, इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश बोला अब की बार रुक, अब की बार मैं देखता हूँ तेरे को। तो अब की बार इल्तुतमिश ने अपने पुत्र को भेजा, जिसका नाम क्या था बेटा, नसीरुद्दीन महमूद था। नसीरुद्दीन महमूद ने जाते इस विद्रोह का क्या कर दिया, पतन कर दिया। विद्रोह को क्या कर दिया, दबा दिया गया। किसके द्वारा, नसीरुद्दीन महमूद के द्वारा। लेकिन जब वो वापस आया तो रास्ते में उसकी तबीयत डाउन होगी, और तबीयत डाउन होने की वजह से, बीमार होने की वजह से दिल्ली के अंदर उसकी मृत्यु होगी। और मृत्यु होने के बाद उसका विशेष लगाव था किससे बेटा, किससे विशेष लगाव था इल्तुतमिश का, तो अपने पुत्र से लगाव था, जिसका नाम था नसीरुद्दीन महमूद। विशेष लगाव होने की वजह से ये माना जाता है, इतिहासकार ये मानते हैं कि इल्तुतमिश भी धीरे 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 उसके मुंह में बीमार होता चला गया। और बीमार होने की वजह से 1236 में 36 AD में इल्तुतमिश की भी क्या हो गई, मृत्यु होगी। इल्तुतमिश की भी क्या हो गई बेटा, मृत्यु हो गई। और मृत्यु होते ही एक और इल्बरी तुर्क क्या हो गया, मर गया। एग्जाम में पूछा जाता है बेटा कि ये किस जाति से बिलोंग करता था, तो याद रखना इल्बरी तुर्क था। क्या था, इल्बरी तुर्क था। इल्बरी तुर्क था, इल्बरी जाति का व्यक्ति था। क्या होती बेटा, नस्लें होती हैं। किन में होती नस्लें, तुर्कों में नस्लें होती है। तुर्कों में 64 प्रकार की नस्लें पाई जाती है, जैसे कि शमसी तुर्क और कौन सा तुर्क, इल्बरी तुर्क। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या माना जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या माना जाता है, इल्बरी तुर्क माना जाता है। इसको भी क्या माना जाता है, इल्बरी तुर्क माना जाता है। लेकिन इस वंश को शमसी वंश के नाम से भी जाना जाता है। इल्तुतमिश का जो कार्यकाल था इसको शमसी वंश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शमसी वंश भी कहा जाता है। तो याद रखना। तो इल्तुतमिश की डेथ हो गई 1236 में। मकबरा कहाँ पर बनाया गया इसका, तो मकबरा कहाँ पर बनाया गया था बेटा, तो याद रखना दिल्ली के अंदर बनाया गया था। कहाँ पर बनाया गया था, दिल्ली के अंदर बनाया गया था। अब चीज़ें याद रखनी है आप लोगों को, कुछ मोनूमेंट्स है जो मैंने आरंभ में नहीं करवाई थी, मैं थोड़ा हाई वेट कर रहा था, हम आगे करवाएंगे। जैसे कि कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार है। अब बात आती कुतुब मीनार की। निर्माण किसने शुरू करवाया था, 1199 में बताया था हमने पिछली क्लास में। किसने निर्माण शुरू करवाया बेटा, तो ऐबक ने निर्माण शुरू करवाया। लेकिन हुआ क्या, निर्माण तो शुरू करवा दिया लेकिन कुतुब मीनार का निर्माण पूरा नहीं करवा पाया। उसकी दूसरी, सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो मंजिल है वो किसके द्वारा बनवाई गई, इल्तुतमिश द्वारा बनवाई गई। किसके द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा। कब बेटा, 1229 AD में। कब, 1229 AD में। कुतुब मीनार का निर्माण दूसरी तीसरी मंजिल किसने बनवाई, इल्तुतमिश ने बनवाई। अब दूसरी तीसरी चौथी किसने बनवाई, इल्तुतमिश ने। फिर पूछा जाता है 5th फ्लोर किसका, कुतुब मीनार का किसने बनवाया बेटा, तो किसने बनवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने। फिर प्रश्न पूछा जाएगा बेटा कुतुब मीनार से ही कि इसके ऊपर बिजली गिरने से क्या हो गई थी, या नष्ट हो गई थी। ठीक है, तो इसकी मरम्मत करने की जरूरत थी। तो मरम्मत इसकी किसके द्वारा करवाई गई, तो सिकंदर लोदी द्वारा करवाई गई थी। लोदी वंश के शासक था दूसरा बहलोल लोदी का पुत्र सिकंदर लोदी द्वारा किसका मरम्मत करवाई गई, कुतुब मीनार की। ठीक है, उसके बाद एग्जाम में पूछेगा बेटा तो कुतुब मीनार की हाइट कितनी है, आप लोगों से हाइट पूछेगा आप लोगों से। ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई याद रखनी है
72.5 मीटर है। कई किताबों में 73 मीटर भी पाओगी, तो कोई खास बात नहीं, एग्जाम में 73 मीटर आ जाए या 72.5 मीटर आ जाए, कोई घबराने की बात नहीं है। आप लोगों को ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगा देना, ठीक है। 73 अगर ये है, 73, 74, 75 तो 73 लगा के आना। अगर पॉइंटों में है तो 72.5 एग्जैक्ट ये, ठीक है। उसके बाद क्या था, एक जगह और थी बेटा, एक इमारत और थी जो ऐबक द्वारा बनवाई गई थी, ऐबक द्वारा ही बनवाई गई थी, जिसका नाम था 2.5 दिन का झोपड़ा। शायद करवाया भी होगा पिछली क्लास में। तो 2.5 दिन का झोपड़ा किसके द्वारा बनवाया गया था, तो याद रखना किसके द्वारा बनवाया गया था, तो ऐबक द्वारा बनवाया गया था। उसमें बेटा ये माना जाता कि भाई 60 घंटे लगे थे, किसमें, उस इमारत को बनाने में। क्या था, एक हिंदू बहुत बड़ा महल था, वो एक अच्छी इमारत थी हिंदुओं की, ये माना जाता है। और ऐबक ने चाहा कि भाई ये एक ऐसी इमारत बननी चाहिए, इसका मुस्लिम नाम होना चाहिए, इसको किस में कन्वर्ट कर देना चाहिए, मस्जिद में कन्वर्ट कर देना चाहिए, ठीक है। तो मस्जिद में कन्वर्ट करने के लिए उसने क्या करा था, उसको मिस्त्रियों को लगा दिया, और मिस्त्रियों को ये बोला गया, मिस्त्री और मजदूरों को, कि भाई मुझे जब तक ये इमारत मस्जिद बन के तैयार नहीं होती, तुम्हें पानी खाना पीना कुछ नहीं मिलेगा। उनका खाना पीना बंद कर दिया था। और मिस्त्रियों ने, जो उसके ऊपर मजदूर लगे हुए थे, जो मिस्त्री लगे हुए थे, उनने इतनी शिद्दत से काम किया कि वह इमारत बन के तैयार हो गई थी 2.5 दिन में। लेकिन जैसे ही 2.5 दिन हुए, पूरे 2.5 दिन पूरे होते हुए इमारत गिर गई। गिरते ही उसको 2.5 दिन का झोपड़ा नाम दे दिया गया। क्या नाम दिया गया, 2.5 दिन का। लोगों ने कहा कि ऐसी इमारत ना तो पहले बनी थी और ना बाद में कभी बनेगी, इसलिए उसको 2.5 दिन का झोपड़ा बोला जाता है। तो याद रखना, ऐबक ने 3 चीजें बनवाई थी, कुतुब मीनार, कुतुब मीनार, 2.5 दिन का झोपड़ा, कहाँ पर बेटा, अजमेर। ये कहाँ पर, दिल्ली के अंदर। और फिर तीसरी के कुव्वत उल इस्लाम, ये भी क्या है बेटा, एक मस्जिद है। इन तीनों के तीनों को क्या है, मस्जिद कहा जाता है। ये तीनों के तीनों क्या है, मस्जिद है। ये दिल्ली के अंदर है, ये भी दिल्ली के अंदर है, ये अजमेर के अंदर, याद रखना, ठीक है। तो ये किसके द्वारा बनवाई गई थी, ऐबक के द्वारा बनवाई गई थी, याद रखना। ये मैंने इसलिए बताई है कि रिवीजन हो जाएगा आप लोगों को इसके साथ। ये इनकी मंजिल बताई थी, इनके साथ आपका इनका भी रिवीजन हो जाएगा, थोड़ा बता दिया मैंने। अब देखो आगे, इसके बाद बेटा इसका अगला शासक कौन बना, इसके बाद अगला शासक बनाया गया इल्तुतमिश का पुत्र, जिसका नाम था रुकनुद्दीन फिरोज शाह। रुकनुद्दीन फिरोज शाह। इसका कार्यकाल बेटा कितना माना जाता है, बताओ आप लोग, कब तक राजा बना था बेटा ये, तो 1236 से 1236 तक ही रहा था, ठीक है। ज़्यादा कार्यकाल नहीं था इसका। तो कितने महीने रहा था ये, 7 महीने तक रहा था। कितने महीने, 7 महीने। अयोग्य शासक था, विलासित में क्या था, आलसी था, चरित्र विहीन व्यक्ति था, इसका कोई चरित्र नहीं था, आराम में पड़ा रहता था। इतिहासकार ये बोलते कि महिलाओं के साथ हमेशा आराम में रहता था ये, ठीक है। कौन, रुकनुद्दीन फिरोज शाह। लेकिन एक इसकी माँ थी, कौन थी, माँ थी, जिसका नाम था शाह तुर्कान। क्या नाम था, शाह तुर्कान। अब हुआ क्या, ये तो रहता था किसमें, आराम में ज़्यादातर। तो शासन किसने संभालना शुरू कर दिया, शाह तुर्कान ने। शासन कौन संभालती थी, तो शाह तुर्कान संभालती थी। ये भी क्या थी, चरित्रहीन महिला थी। क्या थी, चरित्रहीन महिला थी, इसका कोई चरित्र नहीं था, बहुत बदनाम थी। अब शासन इसके हाथों में आ गया, किसके, शाह तुर्कान के। शाह तुर्कान के हाथों में आने के बाद, शाह तुर्कान के हाथों में आने के बाद तो 40 सरदार भी किसका समर्थन करने लग गए, 40 सरदार भी किसका समर्थन करने लग गए बेटा, शाह तुर्कान का समर्थन करना शुरू कर दिया। 40 सरदार कौन बेटा, तुर्कान ने चहलगानी के वे 40 व्यक्ति जो अमीर होते थे, जो राजा को सलाह देते थे,
वह भी किसके समर्थन में चले गए, इसके समर्थन में चले गए, किसके, शाह तुर्कान के समर्थन में चले गए और इसको सपोर्ट करना शुरू कर दिया। और शासन कौन कर रही थी, शाह तुर्कान कर रही थी। इसका चरित्र अच्छा नहीं मानते इतिहासकार, ये बोलते कि चरित्रहीन महिला थी, ठीक है, तो इसका कोई चरित्र नहीं था महिला का, इसलिए इसके अयोग्य होने की वजह से ये इसने क्या कर दिया, शासन संभालना शुरू कर दिया। लेकिन एक इसकी बेटी थी जिसका नाम था रजिया सुल्तान। तो रजिया सुल्तान ने क्या करा, रजिया सुल्तान ने विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया अपने भाई के विद्रोह में, अपने भाई के विरुद्ध। तो हुआ क्या, जब नमाज पढ़ी जा रही थी तो नमाज पढ़ते समय, जब लोग नमाज पढ़ रहे थे तो नमाज पढ़ते समय रजिया सुल्तान उनके बीच में चली गई और जाके भाषण देने लगी कि भाई रुकनुद्दीन फिरोज तो महिलाओं के हरम में पड़ा रहता है, उसे कोई शासन चलाना नहीं आता, ठीक है, वो एक विलासी शासक है, उसका कोई चरित्र नहीं है, और शाह तुर्कान तो एक चरित्रहीन महिला है, उसने तो ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, और ऐसे करके उसने कान भर दिए लोगों के, किसने, रजिया सुल्तान ने। और ये कहा जाता है कि जैसे ही नमाज खत्म होती, भाषण खत्म होता है, सारी की सारी जनता कहाँ पर पहुँचती है, राजमहल में पहुँचते, और राजमहल में जाकर शाह तुर्कान को मार देती है। और शाह तुर्कान को मारने के बाद अगला शासक रुकनुद्दीन फिरोज के बाद किसको बनाया जाता है, 1236 में तो रजिया सुल्तान को बनाया जाता है। किसको बनाया जाता है, रजिया सुल्तान को। तो अगली भारत की शासिका किसको बना दिया गया, रजिया सुल्तान को। रुकनुद्दीन फिरोज शाह को गद्दी से नीचे उतार दिया गया, और नीचे उतारने के बाद अगली शासिका कौन बनी, रजिया सुल्तान बनी। भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका किसको कहा जाता है, तो रजिया सुल्तान को कहा जाता है। तो बेटा आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अगली क्लास में रजिया सुल्तान पढ़ाएंगे। आशा करता हूँ आप लोगों को एक एक चीज़ समझ में आई होगी। अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ में आ रही है आप लोगों को किसी भी प्रकार की, तो आप लोगों को एक काम करना है, आप लोगों को मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है हिस्ट्री बाय शिवम सर, और अपने सेंटर का, अपने इंस्टीट्यूट का है युवा बूस्टर एकेडमी। कोई भी किसी प्रकार का डाउट है वहाँ पर जाकर उसको ज्वाइन कर लो, और वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत आ रही है, आपको टेक्निकल आ रही है, या फिर आपको क्लास टाइम से नहीं मिल रही है, या फिर क्लास देखते टाइम कुछ डाउट आ रहे हैं, तो वहाँ पर लिख देना या कमेंट बॉक्स में बता देना। और किसी प्रकार की भी, ठीक है, और इसको क्लास को बेटा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, ताकि आपको और अच्छा कंटेंट दिया जा सके। और जो बच्चे इच्छुक है पढ़ने के, जिनको एग्ज़ाम निकालने हैं अपने, तो उनके पास भी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो अगले सेशन में मिलते हैं एक नई शुरुआत के साथ, ठीक है। रजिया सुल्तान के बारे में बताएंगे, रजिया सुल्तान के आपको लव स्टोरी सुनाएंगे, क्या क्या लव स्टोरी थी, ठीक है। याकूत खां कौन था, ठीक है। एक फिल्म भी है बेटा रजिया सुल्तान की, जिसमें हेमा मालिनी ने रजिया सुल्तान का रोल किया हुआ है, और उसके आशिक का रोल धर्मेंद्र ने किया हुआ है, जिसका नाम था याकूत खां, ठीक है। याकूत खां एक अफ्रीकन काला व्यक्ति था, और उसका रोल किसने किया हुआ है, धर्मेंद्र ने किया हुआ है। देख लेना मूवी, अच्छी बात है, देखने आपको लोगों को थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि क्या क्या नहीं होता। तो वो फिल्म में होता थोड़ा बहुत मसाला लगाया जाता है, लेकिन सारी चीज़ें सच भी नहीं होती उसके अंदर, ठीक है। तो कोई समस्या की बात नहीं है, आप स्टोरी बताओगे, अच्छी स्टोरी बताओगे जो ऑथेंटिक है, जो एनसीईआरटी मानती है, जो एग्जाम वाला मानता है, वही आपके सामने रखी जाएगी इतिहासकारों के द्वारा। तो आज के लिए इतना ही बेटा, तो नमस्कार, सत श्री अकाल, मिलते हैं अगली क्लास में। कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा शेयर कर देना, कमेंट कर देना, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट आप लोगों के लिए।